कि रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि दुनिया में इंसान के जो पहले 5 साल होते हैं उसमें 90% जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो चुका होता है। कितनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड केयर है यहाँ पे? मेनली यहाँ पे होता है, एक तो देखिए नर्सरीज हैं जो रेगुलर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क होता है, अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज फ्रेमवर्क है। ठीक है। इसके अलावा मॉन्टेसरी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, और इसके साथ साथ फिर चाइल्ड बाइंडर्स होते हैं। लोग कहते हैं कि नर्सरीज के अंदर जब बच्चे जाते हैं तो टीचर्स नॉर्मली उनसे पूछते हैं कि हाउ योर पेरेंट्स आर टीचिंग यू, ताकि बच्चे कोई ऐसा जवाब देंगे ताकि सोशल सर्विसेज को इंक्लूड कर सके। क्या सच है? चाइल्ड माइंडर वर्सेस नर्सरीज। आई वुड से कि देयर इज नो कंपैरिजन। पहले ज़माने में होता था कि जी बच्चे हर चीज़ माँ बाप से पूछ के करें, अब सिखाया जाता है बच्चों को। क्या ज़रूरी है कि नर्सरीज में जाए या चाइल्ड माइंडर के पास जाए? वो लोग कहते हैं कि जी हम होम स्कूलिंग करें या होम पेरेंटिंग जिसको कहते हैं। जो बच्चे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं अगर होम स्कूलिंग में पेरेंट्स ने अच्छे तरीके से टाइम दिया हो। व्हाट आर द की थिंग्स पेरेंट्स शुड लुक फॉर इन नर्सरीज जब बच्चों को भेजते हैं? तो आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन रिसोर्सेज हों, लेकिन अगर आपका बच्चा वहाँ पे खुश नहीं रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वैसे इनिशियली सारे बच्चे तो रोते तो हैं जाते। यही आपने एज ए पेरेंट देखना है। एवरेज जो कॉस्ट होती है नर्सरीज की प्राइवेट की वो क्या है? गवर्नमेंट फंडेड में भी कॉस्ट है। अगर बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, उनको ये मेक श्योर करना है कि वो अप्लाई करें, दे गेट अ कोड, और उसके बाद उनको 30 आवर्स फ्री चार्ज कर मिलता है। कोई बच्चे हैं जो नॉर्मली ब्रोकन घरों से आते हैं, किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज बच्चों में शुरू से आ जाते हैं, तो नर्सेज किस तरह हेल्प करती हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर और मैं हूँ आमिर। आपने यूके में नर्सेज के बारे में सुना होगा और काफ़ी सोचा भी होगा कि ये नर्सेज चलती किस तरह है, वहाँ पे किस तरह की फ़ंडिंग होती है, क्या प्राइवेट है या गवर्नमेंट फंडेड है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका वास्ट एक्सपीरियंस है यूके नर्सेज के बिज़नेस के ऊपर, एंड ही इज़ इनटू अ बिज़नेस फॉर लास्ट पास्ट 10 ईयर्स। सो आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट और जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह वो मुझे और आपको नर्सेज के बारे में हेल्प कर सकते हैं। So I'm going to welcome my guest, Mr. Zain. Assalamu alaikum, Zain. जी वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much for coming, Zain. Thank you very much. It's a pleasure that you invited me. It's a pleasure of mine. अच्छा, Zain, first thing first, आप क्या कर रहे हैं आजकल, थोड़ा बताएं। अच्छा, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं अर्ली एजुकेशन सेक्टर में। अच्छा। So I have been doing this mashallah for last 12 years. Started with just one nursery, expanded to another few branches around London with a vision to expand nationwide. और इसके अलावा आई एम अल्हम्दुलिल्लाह एन अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर, ऑनररी डॉक्टरेट इन एजुकेशन, एंड आई एम ऑल्सो a TV presenter. I host few TV programs in Islam channel. Okay. So alhamdulillah, I enjoy what I do. But childcare, it is something really important, very close to my heart, and I love what I'm doing. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, अभी आपने कहा कि आप ऑनररी डॉक्टरेट आपके पास डिग्री है, तो ज़रा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है? Right, so honorary doctorate is something very humbling. It is the highest honor a university can bestow. So this is a doctorate from a Florida-based university. और उनको मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो भेजा जो हम नर्सिंग के हवाले से काम कर रहे हैं, and it was really inspiring. So they decided to honor with an honorary doctorate, and this is something a recognition not only for Pakistanis. It is, you know, like normally we always talk about immigration when you come to different country, हमारी बहुत सारी limitations होती हैं, लेकिन ये एक acknowledgement है, एक tribute है कि आप कहीं पे भी दुनिया में मौजूद हों, आप अगर दिल से, सच्चे दिल से, लगन से, मेहनत से काम करते हैं तो आपकी acknowledgement होती है। और इसके साथ साथ आप कभी भी अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप इस दुनिया में, इंतज़ार ना करें, do come true. Dreams do come true, but dream, at least dream. Yeah. Because the problem, we stop dreaming. We think, okay, probably it's too much for us. Probably we can't achieve. But you can achieve anything and everything as long as you're dedicated and you work hard. एक बड़ी खूबसूरत saying है, कहते हैं कि hard work beats talent when talent doesn't work hard. जब talent मेहनत करना छोड़ देता है ना तो फिर हार्ड वर्क जीत जाती है। तो मेहनत ज़रूर करें, बाकी अल्लाह ताला के काम में अल्लाह ताला के हवाले छोड़ दें। वो बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे।
मालिक दा काम कम है फल फूल लाना, लावे या ना ना लावे। लावे या हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, बाकी 100% रब पे छोड़ दें, वो वी कांट तमाम आस्क क्वेश्चन बिल्कुल 100% हमारा काम मेहनत करना। बिल्कुल। तो ये जो अब आपने ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री के साथ फिर आपने अपना बिजनेस शुरू किया चाइल्ड केयर का, तो इसका आइडिया कैसे आपको आया? ऑनररी डॉक्टरेट तो अभी रिसेंटली अवॉर्डेड है, चाइल्ड केयर का तो अच्छा, पहले से तकरीबन 12 साल हो गए तो मुझे, ये यू गॉट दिस बेस्ड ऑन योर, बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन आई हैव मेड सो फार। ठीक है। अच्छा, बीइंग अ प्रेजेंटर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप किस तरह चाइल्ड केयर के अंदर एंटर हो गए? I was in education sector before I entered into ओके, childcare. So about 12 years ago, when I decided to enter into childcare, I realized that childcare sector is one of the most important part of a child's life. क्योंकि रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि दुनिया में इंसान के जो पहले 5 साल होते हैं उसमें 90% जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो चुका होता है। 100%। एंड आई रियलाइज के 90% जब ब्रेन डेवलप होता है, बट स्टिल दिस सेक्टर इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली अंडरवैल्यूड। और इसके साथ साथ दिस इज़ अ की फॉर अ चाइल्ड्स होल लाइफ। जो पहले 5 साल में होता है उसका वो hypnosis, डिसाइड करता है कि अगले 50 सालों में क्या होगा। 100% उसका हिप्नोसिस क्रिएट होता है पूरा, बिल्कुल, या कि अगर आप पहले 5 सालों में बच्चे के ऊपर मेहनत नहीं करते, अगर आप उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो करेज, रेजिलियंस, तमाम चीज़ें पैदा नहीं करते, काइंडनेस पैदा नहीं करते, तो अगले 50 साल सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आई डिसाइडेड टू एजुकेट चिल्ड्रन सो वी कैन एजुकेट आवर नेशन। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ नर्सरीज इन यूके, क्या दैट्स करती वेरी हैं? ट्रू। लोग समझते हैं कि नर्सेज, क्योंकि हमारे स्पेशली जो एथनिक बैकग्राउंड है, आप पाकिस्तान, हम्म, इंडिया, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट की जब मिसाल लेते हैं तो खेलने जा नर्सरीज रहे का हैं बस, बिल्कुल हाँ, नर्सेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद एक आया होगी वहाँ पे जो बच्चों की लुक आफ्टर करती होगी और सारा दिन बच्चों ने खेलना है, कोई स्क्रीन देखना है और बस नैपी चेंजेस वगैरह होती होंगी और इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। अच्छा, नर्सरीज स्पेशली यूके में दे आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, रेगुलेटेड एंड वेरी सेफ। अमूमन होता क्या है कि जब आप नर्सरीज़ में बच्चों को भेजते हैं, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप ज़रूरी नहीं कि हमारी नर्सरी में भेजें, लेकिन आप अपने बच्चों को नर्सरी में ज़रूर भेजें, क्योंकि ठीक है, नर्सरीज़ में बच्चों के इंडिविजुअल नीड्स के हवाले से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया ठीक जाता है, है, पढ़ाया जाता है। वी टीच देम रेजिलियंस, we teach them good values, mannerism, how to actually interact within the society, or they are the core values that we need to build within our society. So हम्म, this is where nurseries play a vital role, and I think this is why, because of the lack of awareness, अभी भी बहुत सारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस है नर्सरी के हवाले से, जबकि मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए इंतहाई अहम टाइम है और मतलब पेरेंट्स को भेजना चाहिए। किस तरह का मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन यही कि वहाँ पे सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए, ओके, और ठीक है, अच्छा नॉर्मली खेलने के वाले से भी मैं कहूँगा कि टीवी दिखा कि दिया, फोन बिल्कुल दे कि दिया, स्क्रीन टाइम या है। ओके, वी नॉर्मली हैव जीरो स्क्रीन टाइम विद इन आवर नर्सेज, ठीक नो है, टैबलेट्स, नो टीवी और व्हाट्सएवर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चे खेलने में ही सीखते हैं। दे एक्चुअली बिल्ड देयर क्यूरियोसिटी, दे बिल्ड देयर इमोशनल स्किल्स, एक दूसरे के साथ सोशलाइज कैसे करना है, टीम वर्क कैसे करना है। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आपने किस तरह से पेंसिल पकड़नी है। वी टीच देम इनडायरेक्टली लाइक हाउ टू बिल्ड देयर मसल्स। प्ले डो के साथ बच्चे खेलते हैं, प्ले डो के साथ उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। वंस their fine motor skills are developed, they don't need to do anything, they naturally know how to grip a pencil. तो ये इनडायरेक्ट तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है और फिर खुद ब खुद बच्चों के अंदर खेलने के साथ साथ पढ़ाई का जज्बा पैदा हो जाता है। अगर आप बच्चों को, हमारे यहाँ क्या होता है कि जनरली माएँ बच्चों को मार मार के, पिटाई करा करा के, इस तरह पुराने ज़माने में होता था कि आपने बच्चों को पढ़ाना है तो पिटाई तो मस्ट है। मस्त है, इवन के पेरेंट्स, मुझे हैरत होती है कि पुराने ज़माने में पेरेंट्स, वो एक मिसाल मशहूर थी कि वो कहते हैं कि जी हड्डियाँ हमारी और मांस आपका है। तो इस तरह की या मीन्स ये कॉमन या सेइंग्स थी और these are sayings, I टीचर्स, know. बहुत सारे टीचर्स जो मारते भी थे। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि बिल्कुल बच्चे बेहतरीन पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं और वो तमाम चीज़ें सिर्फ खेल के थ्रू होता है। आप बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट के साथ बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट खेल के थ्रू पैदा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कितनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड केयर है यहाँ पे? मेनली यहाँ पे होता है, एक तो देखिए नर्सरीज हैं जो रेगुलर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क होता है, अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज फ्रेमवर्क है। इसके अलावा मॉन्टेसरी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है और इसके साथ साथ फिर चाइल्ड बाइंडर्स होते हैं। चाइल्ड बाइंडर्स जो है वो एक प्रोफेशनल, वो क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद ऑफस्टेट के साथ जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके साथ रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वो घर में बच्चों को
केयर प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर एक खातून जो है, ये एक मर्द जो है, वो 3 4 5 बच्चे, डिपेंडिंग उनके आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो उसके हिसाब से अपने घर में बच्चों को केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो नर्सरीज़ हैं, उनके लिए भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उनको ऑफसेट के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक जब है। रजिस्ट्रेशन होती है तो फिर वो बच्चों को वहाँ पे ऑन अ नॉन डोमेस्टिक प्रेमिसेस केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, चाइल्ड माइंडर वर्सेस नर्सरीज, तो क्या बेहतर होता है? Well, I'll be biased. I would say that there's no comparison because childminders is one person just dealing with somebody at home. There ठीक could है। be something really nice कि अगर वहाँ पे घर में बहुत अच्छे environment है, लेकिन इससे हट के जो प्रोफेशनल नर्सरीज हैं, उसके अंदर एक एक चीज़ पर्पसली बिल्ट है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो फर्नीचर है, जो रिसोर्सेज हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो समटाइम वी कॉल इट अनेबलिंग एनवायरनमेंट। उसमें होता क्या है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे कोई टीचर इन्वॉल्व इंगेज नहीं भी है फॉर सम टाइम, इवन देन द एनवायरनमेंट इज सो इंक्लूसिव एंड सो एंटरटेनिंग, बच्चे खुद ब खुद उसके अंदर सीखते हैं। वो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, हर चीज़ बच्चों के एक्सेस में होती है। या वी सोशल स्किल्स सीख लेते हैं बाय पिकिंग जी अप विद अदर किड्स। ठीक है। बिल्कुल, वो या सोशल स्किल्स भी सीखते हैं, प्लस एवरीथिंग इज पर्पसली बोल्ड इन अ वे हाँ। कि बच्चों के एक्सेस में है। इंडिपेंडेंस बच्चों को सिखाई जाती है। सही। हम लोग अमूमन कहते हैं कि जी पहले ज़माने में होता था कि जी बच्चे हर चीज़ माँ बाप से पूछ के करें। अब सिखाया जाता है बच्चों को कि किस तरह से आपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स खुद बच्चों के करने अंदर के। एम्बेड हों। बच्चे बचपन से ही अपने डिसीजन छोटी छोटी चीज़ों से आप बच्चों को एक ऑप्शंस देते हैं, दिस कलर और दैट कलर, बिगर और स्मॉलर, लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें Yeah. आप छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो सिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक उनकी नहीं। डेवलपमेंट के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग जो साउथ एशियन जो बैकग्राउंड है, वो डिसीजन मेकिंग में लैग करते हैं। वो इतने इनडिसाइसिव, और जिस वजह से क्या कन्फ्यूजन आ जाती है ज़िंदगी के अंदर। कोई शक नहीं, और या डिसीजन मेकिंग स्किल्स एक बहुत अहम स्किल है। टाइमली डिसीजन मेकिंग करना या बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी वो है। एक कामयाब और नाकाम शख्स हाँ, में एक एग्जैक्टली मेरा है। ख्याल डिफाइनिंग फैक्टर होता है कि अगर आप 100%। टाइमली डिसीजन नहीं करते तो आप ज़ाहिर है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो लूज़ कर कहते देते हैं हैं। राइट प्लेस एट राइट टाइम वाली जो बात होती है, वो इसी तरह एग्जैक्टली ही होती है। एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन है कि क्या ये ज़रूरी है कि नर्सरीज में जाए या चाइल्ड माइंडर के पास जाए? वो लोग कहते हैं कि जी हम होम स्कूलिंग करें या होम पेरेंटिंग जिसको कहते हैं। कुछ पेरेंट्स नहीं भेजते, तो क्या ये अगर कोई पेरेंट्स कहे कि हमने नहीं भेजनी है अपने बच्चों को, खुद ही 4-5 साल खुद पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा, यूके में स्कूलिंग सिस्टम जो है वहाँ वो तो 5 साल से मैंडेटरी हो जाता बिल्कुल है ना जो कहते हैं। 5 साल के बाद है वो स्टैट्यूटरी एज है जिसके अंदर हम्म, बच्चों को हर सूरत स्कूल भेजना है, जाने। या अदरवाइज पेरेंट्स हैव टू ऑप्ट फॉर होम स्कूलिंग। हम्म, होम स्कूलिंग की जा सकती है अगर पेरेंट्स समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है, उनके बच्चे के लिए बेहतर है, वो उतना टाइम निकाल सकते हैं। अमूमन अगर आप होम स्कूलिंग के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, दैट इज़ समथिंग रियली गुड। समटाइम जो बच्चे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं अगर होम स्कूलिंग में पेरेंट्स ने अच्छे तरीके से टाइम दिया हो। और हमें अक्सर हमारे प्रोग्राम से भी मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन लर्निंग जो है वो बच्चे पेरेंट्स के साथ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। या इसके बाद जो आपने बात की कि क्या बच्चों को नर्सरीज़ में भेजना चाहिए, नर्सरीज़ की जो एज है वो स्टैट्यूटरी स्कूल एज नहीं है। नर्सरी का कॉन्सेप्ट तो अमूमन मेरा ख्याल स्टार्ट हुआ कि पेरेंट्स वर्किंग वर्किंग पेरेंट्स थे, पेरेंट्स। उनके या लिए रिक्वायरमेंट थी। लेकिन खसूसन यूके में क्योंकि अर्ली ईयर्स जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो इतनी स्ट्रक्चर्ड है कि मैं समझता हूँ कि बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए। पेरेंट्स जितना मर्ज़ी कोशिश घर में कर लें, क्योंकि स्पेशली जो हमारी फैमिलीज़ हैं जनरली जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स फैमिलीज़ हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं होती। बैक होम आपके पास बड़ी एक फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट गेट फैमिली से। टुगेदर्स होती है, सोशलाइज़ या ज़्यादा करते हैं बच्चे, फैमिली में इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और इसके साथ-साथ जब बच्चे सोसाइटी में ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं कर पाते, एक तो कल्चरल बैरियर होता है, प्लस आप ज़्यादा लोगों के साथ इंटीग्रेट नहीं करते, इससे बढ़ के भी पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता। पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चों के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें मौजूद भी हों, अगर पेरेंट्स वक्त भी निकाल सकते हों, अगर आपकी बड़ी फैमिली भी हो, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि नर्सरीज़ जो हैं दे प्ले अ मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लाइफ। जो एक्टिविटीज़, जो स्ट्रक्चर, जो करिकुलम डिफाइंड है अर्ली ईयर्स के लिए, वो बच्चे की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। और कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक कि जनरली एवरी £1 स्पेंट इन अ चाइल्ड्स अर्ली एजुकेशन yields a return of £13 over the societal benefit over the years। तो एक एक पाउंड जो आप बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो 13 पाउंड की शक्ल में रिटर्न करता है आपको ओवर द टाइम। इसलिए जो कुछ आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली पहले 5 साल,
जिसके अंदर 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। अगर आप पहले 5 साल में मेहनत नहीं करते, मुझे याद आ गया मेरी एक बड़ी अच्छी उनके साथ गुफ्तगू हुई, डॉक्टर जावेद इकबाल, बड़ी अच्छी उनकी मोटिवेशनल बातें होती हैं। तो बच्चों के हवाले से काफ़ी पेरेंटिंग के और बच्चों के हवाले से काफ़ी बात करते हैं। तो उन्होंने बड़ी सी बात की कि अगर आप पहले 5-6 साल अगर बच्चों पर मेहनत नहीं करते तो आपके आगे 10-15 साल बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पेरेंट्स नॉर्मली कहते हैं जी टीन एज में बच्चे बात नहीं मानते, वो तो रिबेलियस हो बच्चे जाता है ना, हाँ, आपने उसकी फाउंडेशन ही ख़राब कर दी। बिल्कुल। या और वो उसी वजह से होता है कि हुँ, पहले आपने 5-6 साल अगर आपने मेहनत नहीं की, का टाइम तो नहीं दिया। अगले कई साल मुश्किल हो जाते हैं। 100%। व्हाट आर द की थिंग्स पेरेंट्स शुड लुक फॉर इन नर्सरीज़ जब बच्चों को भेजते हैं तो? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जनरली अमूमन क्या होता है कि पेरेंट्स से देखते हैं कि ऑफस्टेड की रिपोर्ट क्या है। ऑफस्टेड की रिपोर्ट या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इंपॉर्टेंट है। या इससे भी हट के पेरेंट्स सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नर्सरी है। दे जस्ट लुक एट देयर ऑन कन्वीनियंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो नर्सरी में देखने के लिए कि वहाँ पे कितना वेलकमिंग इन्वायरमेंट है, हाँ, कितनी वार्मथ है। जब स्टाफ आपके साथ मिलता है आपको कितना अच्छे से मिल रहा है। या खुशामदी से वेलकमिंगली आपको मिलता है। अगर स्टाफ वो वेलकमिंग नहीं है, वहाँ पे एनवायरनमेंट में वार्मथ नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन रिसोर्सेज हों, हुँ, लेकिन अगर आपका बच्चा वहाँ पे खुश नहीं रहेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। वैसे इनिशियली सारे बच्चे तो रोते तो हैं जाते। यही आपने एज ए पेरेंट देखना है। हुँ, बच्चे मतलब तीन 2-3 चार दफ़ा पाँच जाते हैं दिन उसके में बाद देन दे अमूमन से और वांट टू गो, और कुछ बच्चे कहते हैं कि शुरू में रोते हैं देन दे आर फाइन। अच्छा, बच्चे जो है ना दे आर वेरी क्लेवर। हुँ, हम लोग सब बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट या करते हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ कि जनरली जो सेटलिंग इन पीरियड होता है जिसके अंदर पहले 2 4 5 6 दिन जो बच्चों को सेटलिंग इन टाइम होता है, जहाँ या पे बच्चे रोते हैं, अमूमन डिस्टर्ब होते हैं, नया एनवायरनमेंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग पे भी डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने कितना ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग है, कितना बच्चे को सिखाया है। लेकिन इससे हट के वो बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होता, वो ज़्यादा मुश्किल पेरेंट्स के लिए होता है। चिल्ड्रन ऑलवेज सेटल, पेरेंट्स एक्चुअली हु टेक टाइम। हुँ, बच्चे 2 4 5 दिनों में सेटल हो जाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, वो अपने इमोशनल ड्रामा से पेरेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करते हैं बिल्कुल, या उनको नज़र आ रहा होता है कि अच्छा मैं ये रोऊँगा तो तो दे मेरी विल हाँ, माँ जो है वो इमोशनली उसके एक्सप्रेशन से बच्चे को हुँ, पता चलेगा अच्छा मैं अगली दफ़ा ये करूँगा शायद मुझे ना आना पड़े। हुँ, तो दे यूज़ देयर इमोशंस टू मैनिपुलेट। हुँ, तो अमूमन बच्चे हमेशा सेटल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता एज़ लॉन्ग एज़ पेरेंट्स कोऑपरेट। ठीक। अच्छा, एवरेज जो कॉस्ट होती है नर्सरीज़ की, प्राइवेट की, वो क्या है? और कोई बंदा किस लिए एलिजिबल होता है गवर्नमेंट फंडेड वाले के लिए? अच्छा, गवर्नमेंट फंडेड में भी कॉस्ट है, लेकिन जनरली एवरेज कॉस्ट जो है नर्सरीज़ की इट वेरीज़ बिटवीन 1500 टू 2000 पाउंड ऑन एवरेज पर मंथ। अब इसमें यह है कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इसके अंदर फंडिंग स्टार्ट कर दी है। पहले ये होता था कि जो बच्चे 3 साल के होते थे सिर्फ उनको 15 आवर्स फ्री पर वीक मिलते थे, लेकिन अब फ्रॉम दिस सितंबर बच्चे 9 महीने से जो है उन ऑनवर्ड्स अगर बहुत पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनको 30 आवर्स फ्री चाइल्ड केयर अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो मैंने चाहे वो आपको कहा प्राइवेट हो, किसी भी नर्सरी में जाए? किसी भी नर्सरी में बिल्कुल ठीक है। एज लॉन्ग एज वो ऑफिसर रजिस्टर्ड नर्सरी है, हुँ, रेगुलेटेड है, तो उसके लिए और उसके बगैर नर्सरी रजिस्टर हो नहीं सकती। तो जैसे ही वो पेरेंट्स अगर बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, उनको ये मेक श्योर करना है कि वो अप्लाई करें, दे गेट अ कोड और उसके बाद उनको 30 आवर्स फ्री चाइल्ड केयर मिलता है। लेकिन ये 30 आवर्स फ्री चाइल्ड केयर जो है ये सिर्फ टर्म टाइम होता है। टर्म टाइम ये है कि जिस टाइम में स्कूल खुले होते हैं उन्हीं टाइम में वो 38 वीक्स इन ईयर होते हैं। तो जो रिमेनिंग 20 जो वीक्स हैं, सॉरी 14 वीक्स जो है रिमेनिंग, उसके अंदर पेरेंट्स को खुद ही पे करना पड़ता है। और इसके हट के जो 38 वीक्स भी हैं उनमें भी पेरेंट्स को सिर्फ चाइल्ड केयर प्रोविज़न है। एनी कंज्यूमेबल्स लाइक मील्स, हुँ, नैपेज, दे हैव टू पे। स्नैक्स एक्सेट्रा उनको खुद पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बात करो उनको पे करना पड़ता है। सो कितना पे करना पड़ता है आफ्टर दैट 30 वीक्स? इट डिपेंड्स कि बच्चे की एज क्या है, क्या वो फुल ईयर राउंड है। प्लस 30 आवर्स भी जो चाइल्ड केयर है बाज़ औक़ात पेरेंट्स से 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, तो ये एक्चुअली वेरीज। नॉर्मली जो एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट है दैट्स नॉट टू मच, 3 to 9 पाउंड्स पर सेशन जनरली, डिपेंडिंग कि कितना लंबा सेशन है अच्छा, और लोग कितना कहते टाइम। हैं कि चाइल्ड केयर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, 1000 पाउंड वो चार्ज करते इट हैं, इज़ चाइल्ड माइंडर्स जो है वो भी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आप जो कह रहे हैं वो आप उसमें तो कुछ भी नहीं है कॉस्ट। नहीं, 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 बिल्कुल इस पे बहुत सारी कॉस्ट है। तो मैं वो ये कितनी आपको एक्सपेंसिव है जो मैं उसकी बात हाँ, करूँ? वो तकरीबन इट वेरीज़ बिटवीन 1000 to 2500 पाउंड अ मंथ, डिपेंडिंग कि आपने कितने सेशन करने हैं, कितनी एज है बच्चे की। अगर लाइक आप जब फुल अभी आप कहें कि 30 आवर्स जो है वो टर्म पीरियड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हुँ। तो एक बच्चे का अगर टर्म पीरियड निकल गया, 14 डेज अगर मैं एक्स्ट्रा पे करूँ तो गोना कॉस्ट मी 1000 पाउंड्स का। सिर्फ टर्म पीरियड नहीं है, वो 14 डेज़ जो एक्स्ट्रा, 14 वीक्स एक्स्ट्रा अच्छा, हैं, 14 वीक्स, 14 ओके। वीक्स हैं। और उसके साथ-साथ 14 वीक्स के साथ कंज्यूमेबल्स हैं और प्लस अगर आप को बंदा फुल टाइम काम कर रहा है 5 डेज़ अ वीक,
मंडे टू फ्राइडे, तो उनको सिर्फ 3 days a week दे गेटिंग 30 hours फ्री चाइल्ड केयर। एक्स्ट्रा 2 days है वो फिर भी पे करना पड़ता है। और प्लस इन एडिशन उनको जो बाकी सेशंस हैं, जो 14 वीक्स ऑफ टर्म टाइम है, उसका भी पे करना पड़ता है। तो वैसे भी जनरली कहा जाता है कि यूके में एवरेज 30% ऑफ हाउस होल्ड इनकम इज स्पेंड टुवर्ड्स चाइल्ड केयर कॉस्ट। अब और बाकी स्वीडन में तकरीबन 3% है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट फंडिंग अभी भी बहुत कम है चाइल्ड केयर के। चाइल्ड केयर के अंदर। अच्छा ठीक है, अगर इतना एक्सपेंसिव है तो जो स्कूल नर्सरीज होती हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती, उनमें और प्राइवेट नर्सरीज में क्या डिफरेंस है? अच्छा, स्कूल नर्सरीज में ये होता है कि स्कूल नर्सरीज सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 9 to 3 टर्म टाइम ओनली, मोस्टली जो टर्म टाइम 38 वीक्स होते हैं उन्हीं में सिर्फ सेशंस ऑफर करती है। जो प्राइवेट नर्सरीज होती हैं वो ऑल ईयर राउंड होती हैं। प्राइवेट नर्सरीज भी हैं जो सिर्फ टर्म टाइम ओनली प्लेसेस ऑफर करती हैं। जैसे हमारी भी कुछ नर्सरीज हैं, एरिया टू एरिया वेरी करता है कि कहाँ पे किस तरह की डिमांड है। कुछ नर्सरीज ऐसी हैं जहाँ पे आप 9 to 3 मंडे टू फ्राइडे टर्म टाइम ओनली ऑफर करते हैं। इसके अलावा अगर पेरेंट्स को एडिशनल सेशन चाहिए होते हैं वो उसका पे करते हैं। अब इसके अलावा जो कंज्यूमेबल्स हैं वो बाज़ औक़ात पेरेंट्स पैक लंचेस प्रोवाइड करते हैं, वो खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। पेरेंट को कुछ भी नहीं पे करना पड़ता ड्यूरिंग द टर्म टाइम। लेकिन जैसे ही उनको एक्स्ट्रा सेशंस चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ चाहिए, तो वो पेरेंट्स को प्राइवेटली पे करना पड़ता है। और वो कितना कॉस्ट करता है डिपेंडिंग? डिपेंड्स, एवरेज तकरीबन 9 to 10 pound an hour आई वुड से। ओके, तो चाइल्ड माइंडर का भी और वो नर्सरीज का चाइल्ड माइंडर्स हैं, नर्सेज हैं, वो जनरली एरिया टू एरिया वेरी करता है। अगर आप बिल्कुल सेंट्रल लंदन में, ज़ाहिर है कि वहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। वहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग भी ज़्यादा है। अगर आप कहीं पे सबर्ब्स में हैं, कोई ऐसे एरियाज़ में हैं जो बिल्कुल रिमोट हैं, जहाँ पे आपके ओवरहेड कॉस्ट कम है, तो वहाँ पे आपकी आवली रेट भी कम होता है। लेट्स सपोज किसी ने नर्सरी का बिजनेस शुरू करना है और दे वांट टू कम इनटू नर्सरी या चाइल्ड माइंडर बिजनेस के अंदर, तो व्हाट इज द स्टेज 1? स्टेज 1 इज फर्स्ट के उनके अंदर पैशन होना चाहिए, बच्चों के अंदर कोई बच्चों को इम्प्रूवमेंट बर्दाश्त करने का। करने का। मतलब बर्दाश्त नहीं, ये आप यू वुडंट इमेजिन कि कितना ज़बरदस्त प्रोफेशन है। इट्स वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। लगता ही है कि बच्चे हर वक्त रोते होंगे, लेकिन वंस दे सेट हो यू लव इट, कि कितने बेहतरीन तरीके से बच्चे इंजॉय करते हैं। ऐसे ऐसे खूबसूरत बच्चे बातें करते हैं कि एवरी मोमेंट यू स्पेंड देयर यू विल रियली एंजॉय इट। अच्छा, इससे हट के उनको सारे कंपनी रजिस्टर करनी है, ऑफसेट के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, प्रेमिसेस ढूंढना है। प्रेमिसेस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप प्रेमिसेस आइडेंटिफाई करते हैं उसके अंदर जो अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसका ई क्लास यूज़ होना चाहिए, सर्टन स्पेस रिक्वायरमेंट है, आउटडोर स्पेस की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप ऑफसेट के साथ रजिस्टर करते हैं। वंस यू हैव एवरीथिंग सेट अप, फिर आप बच्चों को ऑफिशियली बच्चों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऑफसेट रजिस्ट्रेशन की आपने बात की है, उसकी कितनी कोई कॉस्ट होती है, क्या प्रोसीजर, क्या एलिजिबिलिटी, क्या वो कैंपस के बाद होती है? ऑफसेट रजिस्ट्रेशन की इटसेल्फ कॉस्ट तो बहुत मिनिमम है, £220 फॉर द होल ईयर नॉर्मली द ओके, चार्ज पर है एनम है, ठीक सब्सक्रिप्शन है। फ़ी। लेकिन उससे पहले ये है कि जब भी आपने ऑफसेट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और उसको 6 महीने का प्रोसेस है, तो वो जो टाइम लाइन है उसके अंदर आपके ओवरहेड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप नई नर्सरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर रेंट है, आपके रेट्स हैं, यूटिलिटीज़ है, अगर आपके कोई स्टाफ है ऑलरेडी जो बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, और प्लस ऑफस्टेट उसी वक्त आपके लिए रेगुलेटरी इंस्पेक्शन जब होती है, जब प्री रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन होती है, वो उसी वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं जब आपके पास तमाम चीज़ें फुली 100% रेडी हैं, कि आपके पास तमाम रिसोर्सेज भी हैं, कि एज सुन एज दे कम फॉर विजिट द नेक्स्ट डे यू कैन ओपन। ठीक है। अब उसमें ये होता है बाज़ अवत अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे ऑफिसर इंस्पेक्शन वाले दिन ट्रिगर होती है कि अच्छा ये चीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ठीक नहीं है, रेगुलेटरी हवाले से कंप्लाइंट नहीं है, तो फिर आपको और एक्स्ट्रा 2-4 हफ्ते महीने ऐड हो जाते हैं, वो कॉस्ट ऐड हो जाती है। लेकिन आपको तमाम चीज़ें इंस्पेक्शन से पहले रेडी रखनी पड़ती हैं कि आपका प्रेमिसेस है इट्स रेडी टू ऑपरेट द नेक्स्ट तो डे। उसकी कंप्लायंस लिस्ट देते हैं वो आपको? तमाम चीज़ें पब्लिश्ड ऑफसेट की वेबसाइट पे भी मौजूद ठीक है। हैं। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आपको तमाम गाइडलाइंस, आपकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर सारा कुछ पहले डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स सपोज नर्सरी स्टार्ट हो गई है और अब आता है स्टाफ के ऊपर, तो क्या क्वालिफिकेशन होती है स्टाफ की व्हेन यू वांट टू हायर समवन? नर्सरीज में नॉर्मली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लेवल 3 इन चाइल्ड केयर। अगर आप किसी और प्रोफेशन में आपने PhD भी की हुई है, लेकिन अगर आपके चाइल्ड केयर के हवाले से नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू कैन नॉट वर्क इन चाइल्ड केयर। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट है। जो अर्ली ईयर्स की जो क्वालिफिकेशन है लेवल 3 इन चाइल्ड केयर, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सर्टेन आवर्स, प्लेसमेंट आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। क्योंकि कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टाफ थे जिन्होंने रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज किए, लेकिन जब वो नर्सरी में प्रैक्टिकली काम करने के लिए आए, लेकिन उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। समटाइम्स इवन द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, देयर आर सर्टेन एरिया, 7 एरियाज हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं, और वो भी उनको इल्म नहीं था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो रटा लगा के वो असाइनमेंट्स घर में करके पास तो कर लिया, लेकिन जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है
ये ऐसे ही है जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हो ड्राइविंग करने की, लेकिन आपने कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना एक्सपीरियंस नहीं लिया हो। लिया तो ये चाहिए। बहुत ज़रूरी है। तो स्टाफ मिल जाता है इजीली? Staff, it was very challenging right after COVID for good 3-4 years, but it's becoming better now. अब ये है कि हम नॉर्मली ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टाफ रखते हैं बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग, वी आर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। तो उसमें ये होता है कि हम एक्स्ट्रा स्टाफ उनको ट्रेन करते रहते हैं, और प्लस ओवर द टाइम whenever we are ready to open another branch, we shift our existing staff member and then also recruit locally. तो चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। रिटेंशन भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके जैसे ही आप स्टाफ को ट्रेन करते हैं, द स्टेट स्कूल ऑफर देम सम बेटर सर्विस। उनको ज़ाहिर है जब स्टेट स्कूल के साथ आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो टर्म टाइम ओनली है, स्टेट फंडेड है, तो उसके अंदर एज ए प्राइवेट नर्सरी compete करना इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो अच्छा, सैलरी वाइज से इफ यू माइंड मैं पूछ सकता हूँ कि हाउ मच जो स्टाफ होता है, हाउ मच दे नॉर्मली कॉस्ट यू? between 25 to 32,000 for a practitioner, between 40 to 50,000 for a manager, around between 35 to 45 for a deputy manager. तो आपको तो मैनेजर चाहिए, डेप्टी एक्सपेंसिव है, मैनेजर चाहिए, अच्छा रूम खासा लीडर्स कमा रहे चाहिए, हो प्रैक्टिशनर्स चाहिए, आपको शेफ्स चाहिए, आपको क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, तो बहुत सारा स्टाफ चाहिए आपको। समवन owns nurseries, तो वो खुद एज अ वहाँ पे काम नहीं कर सकते एज अ स्टाफ मेंबर? एज लॉन्ग एज दे हैव क्वालिफिकेशन काम कर सकते हैं, लेकिन आई वुडेंट एडवाइस। द रीज़न वाई आई वुडेंट एडवाइस, क्योंकि आपके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपने ग्रो करना है और आप खुद ही प्रैक्टिकली डिलीवर करके अपने आप को फुली ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो आपकी ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जितना ज़्यादा आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आपको स्टाफ के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। यू मेक श्योर कि आप स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, आप उनको सपोर्ट दें, और आपकी ग्रोथ जो है आपके स्टाफ के साथ ही होती है। जब आप स्टाफ को ग्रो करते हैं, यू ऑटोमेटिकली ग्रो। ओके, 100% ये तो है। अच्छा, जो करिकुलम होता है वो अब स्टेट स्कूल से या स्टेट नर्सरी से और प्राइवेट नर्सरीज का सेम होता है या कोई भी चेंज कर सकते हैं उसके अंदर? करिकुलम जो है वो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, वो सबके लिए सेम है। वो Okay. चाहे प्राइवेट नर्सरी है, स्टेट स्कूल है, सबके लिए एक जैसा है। मैं समझता हूँ जब जब अमूमन प्राइवेट नर्सरीज़ में, क्योंकि वो प्राइवेट बिजनेस है, वो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है जनरली, आई वुड से, क्योंकि आपको पता है कि आप उसी वक्त सर्वाइव करेंगे जब आप क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे। तो प्राइवेट नर्सरीज़ में है फ्रेमवर्क एग्जैक्टली सेम है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। यू डोंट हैव मच रेड टेप एज कम्पेयर टू स्टेट स्कूल्स, क्योंकि अगर ठीक आपने है। वहाँ पे कोई भी चीज़ अप्रूव करवानी है, यू हैव टू गो सर्टन हायरार्कीज टू मेक श्योर कि वो अप्रूव होती है, फिर आप जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज अपोज टू प्राइवेट नर्सरीज, नॉर्मली आपकी लीडरशिप की जो टीम है वो छोटी होती है, तो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। नर्सरी में और डे केयर में क्या डिफरेंस है? नर्सरीज एंड डे केयर्स आर बोथ द सेम प्लेसेस। डे केयर में भी और नर्सरी में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ें हैं। डे केयर में आप डे केयर प्रोवाइड करते हैं, नर्सरी में भी आप केयर प्रोवाइड करते हैं, तो ये सेम नहीं, सेक्टर कोई का एज गैप का कोई डिफरेंस नहीं, नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं या है। ये भी नहीं होता कि डे केयर में यार के मतलब पेरेंट्स आर वर्किंग तो नॉर्मली कहते हैं हमारे बच्चों को कुछ टाइम नहीं रख लो आप? नर्सरी, डे केयर, चाइल्ड केयर, अर्ली एज प्रोविजन, देर ऑल सेम थिंग। ऑल सेम तो इसके थिंग। अंदर सबके अंदर 0 to 5 years ओल्ड तक प्लेसेस होती हैं। 5 साल के बाद इट्स अ स्टैट्यूटरी स्कूल एज, द टर्म आफ्टर 4th बर्थडे जनरली बच्चों को रिसेप्शन में जाना होता है, उसके बाद फिर ईयर 1 से स्टार्ट हो जाता है रेगुलर स्कूल। लेकिन टर्म आफ्टर 4th बर्थडे उनके रेगुलरली स्कूल में एडमिशन ज़रूरी है। और नर्सरीज नॉर्मली मेजॉरिटी जो यूके में नर्सरीज हैं, वो अप टू 5 years ओल्ड डे केयर प्रोवाइड करती हैं, और उसके बाद बच्चे आगे स्कूल में चले जाते हैं। आपको स्टाफ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वो इसलिए क्योंकि हर एज ग्रुप के अंदर स्टाफ की रेशियो है। अगर बच्चा, क्योंकि हम बच्चों को 3 महीने से लेते हैं, अगर कोई 3 महीने का बच्चा, उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जनरली तो रिक्वायरमेंट 3 ये है, मंथ्स काफ़ी यंग एज नहीं बच्चे की? बिल्कुल है, लेकिन तो नॉर्मली मेरे आते हैं अपने क्या बच्चे बच्चे? वैसे तो दे बीन अटेंडिंग नर्सरी फ्रॉम 2 weeks। ऑफ कोर्स सो यू रन द बिजनेस इज़ इट? नहीं, मैं वैसे कहता हूँ अगर लेट्स सपोज कोई वैसे पेरेंट्स है, 3 मंथ्स इज़ टू यंग, कोई देता है वैसे? बहुत सारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं क्योंकि उनकी जॉब की नेचर ऐसी होती है। अब ये चीज़ें एरिया टू एरिया वेरी करता है, क्योंकि हमारा एक वो सोसाइटल और कल्चरल बिलीफ ये है कि अच्छा बच्चों को हमने सिर्फ घर में ही पढ़ाना है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्योंकि एक वर्किंग लाइफ स्टाइल ऐसा है कि दोनों पेरेंट्स को काम करना होता है, तो उसमें होता ही है कि बाज़ औक़ात इवन बिफोर दे कंसीव, व्हेन दे स्टार्ट प्लानिंग अ बेबी, दे रजिस्टर देयर चाइल्ड। और सम टाइम अभी अभी सिर्फ कंसीव किया है, दे डोंट इवन नो व्हाट नेम दे विल गिव टू द चाइल्ड। अभी सिर्फ वो सरनेम लिख के बेबी ABCD, और उसके बाद वो रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नर्सेज में स्पेसेस लिमिटेड होती हैं, और जो अच्छी नर्सेज हैं वहाँ पे उनको पहले से रजिस्टर करना पड़ता है। तो नर्सेज के साथ मैं आपको बता रहा था जो उनकी रेशियो है। अब जो
2 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी रेशियो की रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी 3 चिल्ड्रन टू 1 स्टाफ मेंबर, और फिर 2 से 3 साल की एवरी 5 चिल्ड्रन टू 1 स्टाफ मेंबर। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 21 बेबीज़ हैं, देन यू नीड एटलीस्ट 7 स्टाफ मेंबर जस्ट फॉर अंडर 2 एक रूम के लिए। फिर आपके पास 2 से 3 साल के हैं, फिर 3 से 5 साल के लिए 1:8 है रेशियो। तो उन तमाम रेशियो को कैटर करने के लिए आपको काफ़ी सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन एवरेज अगर एक डिसेंट साइज नर्सरी है, उसके अंदर आपको तकरीबन 20 से 30 स्टाफ मेंबर्स चाहिए होते हैं। ये तो अच्छा खासा तो ऑलमोस्ट स्कूल है ये तो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अमूमन आपको 20 से 30 स्टाफ मेंबर चाहिए होते हैं। वी नॉर्मली हैव एन एवरेज अराउंड 25-30 स्टाफ मेंबर्स। अगर लेट्स सपोज किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट डज ही नीड? इट्स अ स्क्रैच वेरी से वेग क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट। बिकॉज़ जनरली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया क्या है, वहाँ लेट्स पे सपोज एरिया इसी की की कंडीशन लोकल कैसी एरिया है। के अंदर, लेट्स सपोज 50 माइल 5 माइल्स फ्रॉम दिस प्लेस। अच्छा, यहाँ से मेरा ख्याल है कि आपको तकरीबन 2 लाख से 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कम से कम। 200,000 इज़ द मिनिमम आई वुड से, एंड इंक्लूडिंग स्टाफ फीस, सैलरीज, दैट इज़ रेंट। द स्टार्टअप कॉस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके। रेगुलर रनिंग कॉस्ट तो जो है सो है, लेकिन इसके अलावा ये स्टार्टअप कॉस्ट, इसके अंदर यू नीड टू एक्वायर द प्रेमिसेस, refurbish that premises, pay the deposit, rent, advance, statutory framework, regulatory stuff, everything, 6 months time. उसकी जो रेंट है, रेट्स हैं, अदर ओवरहेड्स हैं ड्यूरिंग द सेटअप, एवरेज आपको ना करते भी 200,000 तक बात चली जाती मिनिमम। अच्छा, कोई गवर्नमेंट फंड करती है नर्सिस को? कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट फंडिंग फंडिंग किसी तरह की, या कोई वैसे चैरिटी फंडिंग? गवर्नमेंट फंडिंग तो जो आपको 15 to 30 आवर्स जो चाइल्ड केयर फ्री मिलता है, उसी के हवाले से फंडिंग है। जो स्टार्टअप के लिए कोई ऐसा फंडिंग मौजूद नहीं। ये नहीं है कि आप कहते हैं जी मैं नर्सरी स्टार्ट करूं तो गवर्नमेंट आपको कहे जी हम आपको पैसे देते हैं और आप प्रेमिसेस लें और आप सामान लें, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट फंडिंग जो है वो जब आप सारा कुछ रेडी कर लेते हैं, आपका प्रेमिसेस रेडी है, आपके सारे रिसोर्सेज इक्विपमेंट सब कुछ मौजूद है, उसके बाद आपको फंडिंग स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग कि कितने बच्चे आपके पास आते हैं। तो हर बच्चे का इनिशियल 30 आवर्स इज पेड बाय द गवर्नमेंट? हाँ, 30 आवर्स या 15 आवर्स, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लो इनकम फैमिली से हैं। वहाँ पे अगर बच्चे वी कॉल द डिप्राइव्ड फैमिलीज जो हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं उनकी इनकम लो है, पेरेंट्स बेनिफिट्स पे हैं, तो उसके ऊपर 15 आवर्स फ्री चाइल्ड केयर भी मिलता है, तो वो भी टर्म टाइम ओनली। तो 15 to 30 आवर्स चाइल्ड केयर, वो टर्म टाइम जो मिलता है आपको, वो जब बच्चे आपके स्टार्ट होते हैं, जब बच्चे आपके पास आना शुरू करते हैं, फिर तब से स्टार्ट होता है। अच्छा, आपने भी बात की एरिया टू एरिया वेरीज करती है चाइल्ड केयर की कॉस्ट भी, और बच्चों की पर आवर की कॉस्ट भी। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया के अंदर सही चाइल्ड केयर भी है और जो रीजनेबल भी हो? अच्छा, ऐसा होता है कि आप अगर आप सेंट्रल लंदन में, आपको पता है कि ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट उसको डिफाइन करती है, आपकी लोकल अथॉरिटी से आपको फंडिंग आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हैकनी में हैं, तो वहाँ पे आवरली रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 14 पाउंड समथिंग फॉर अंडर टूज। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और ईस्ट साइड पे आ जाते हैं, हैकनी थोड़ा सा सेंटर के करीब है, तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे आवरली रेट भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आते हैं न्यूएम में क्योंकि कॉस्ट रिलेटिवली कम है, प्रॉपर्टीज कॉस्ट, रेंटल और ओवरहेड्स आपके थोड़े से कम है, वहाँ पे वही जो 14 पाउंड 50 हैकनी में था, वो अराउंड 11 पाउंड समथिंग है। तो इसी तरह ये और एरिया इस टू तरह अगर एरिया मैं वेरी नॉर्थ में करता है। चला जाऊँ तो और कम जितना हो आप गए, दूर चले बर्मिंघम जाएँ, में और जहाँ पे कम हो आपके गए। कॉस्ट, हाँ बिल्कुल डिफरेंट एरियाज़ में, वो आपकी लोकल अथॉरिटी डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फंडिंग गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड। अच्छा, जो भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो उनको क्या चैलेंजेस फेस आते हैं नॉर्मली फॉर नर्सिस, बच्चों को नर्सिस में एडमिशन कराने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस और कम्युनिकेशन। क्योंकि हमारा एक अलमिया ये है कि हम रिसर्च नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन, डिस्पाइट कि अब एआई का ज़माना है, हर चीज़ आपके स्मार्टफोन्स में मौजूद है, आप सिर्फ एआई से किसी भी ज़बान में कह के पूछ सकते हैं और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद अपनी रिसर्च अमूमन नहीं करते। उसकी वजह से एक स्ट्रगल ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, किस एज में बच्चे को स्कूल में जाना है, क्या डेडलाइंस हैं, किन दिनों में, या क्या ऐसी डेट्स हैं जिसके अंदर स्कूल के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से नर्सरीज़ को फाइंड आउट करना है, कौन सी नर्सरीज़ पे जाना है, कैसे नर्सरीज़ की जो रेगुलेटरी रिपोर्ट्स हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑफस्टेट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, उनको कैसे देखना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है नर्सरी के अंदर। जब बच्चे को, मैंने अपने बच्चे को रजिस्टर करने के लिए जाना है, तो मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मेरे बच्चे के लिए क्या देखना है, मेरा बच्चा वहाँ पे क्या सीखेगा। पेरेंट्स की रेगुलर इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो तो इतना अमूमन ट्रांसपेरेंट होता है नर्सिस का सारा करिकुलम और स्टाफ?
बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। यूजुअली तो वो कहते हैं बस आप दरवाजे पे छोड़ दें, जिस दिन आप नो, एडमिशन करना होता है देन दे से कम इनसाइड, आप विजिट कर देन लें, यू मस्ट नॉट गो टू उसके दैट बाद नर्सरी। उसके बाद जस्ट लीव इट बाय द डोर। No, then you must not go to that nursery. Yes, generally आपकी डे टू डे रूटीन यही होगी कि सुबह यू ड्रॉप ऑफ देन यू पिक अप। लेकिन अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, अगर आपके रेगुलर फीडबैक नहीं है, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, वी हैव एन ऐप, उसके अंदर पेरेंट्स के पास रेगुलर उनके पास पूरे दिन की रूटीन जाती है। बच्चे ने सुबह नाश्ते में क्या खाया, नैप कितने बजे लिया, लंच में क्या खाया, बच्चे का मूड कैसा है, नैपी चेंजेस कितनी हैं, क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तस्वीरें अपलोड होती हैं रेगुलरली, क्या पर्पस था इन एक्टिविटीज़ का, तमाम चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। अगर उसके बावजूद अगर पेरेंट कोई सवाल है तो बुक एन अपॉइंटमेंट, कम एंड टॉक। मसला ये है कि पेरेंट्स अगर लगता है कि पेरेंट्स को कि मुझे इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, मुझे पता ही नहीं मेरा बच्चा जाके कर क्या रहा है, then there is something you need to go and check, पर go and ask। स्टेट नर्सरीज के अंदर ऐसा होता है नॉर्मली, वो तो इतनी डिटेल नहीं बताते। यही फ़र्क है बिल्कुल, स्टेट नर्सरीज में जनरली इतना नहीं होता, जो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कम होती है। प्राइवेट नर्सरीज जो हैं, जो अच्छी नर्सरीज हैं, वो ये तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। उधर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। फॉर एग्जांपल वी डू योगा क्लासेस समटाइम, वी डू रेगुलर बैले डांस क्लासेस, वी डू फुटबॉल, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स डे, take them to different outings. Some of the nurses, we go every single day to the local park. So there are different things, extracurricular activities we do baking activities with children, so many things. तो उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए। अच्छा, जो बच्चे हैं जिस तरह से नॉर्मल जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो दे आर बायलैंग्वेल, तो जितने बायलिंगुअल जो भी बच्चे होते हैं तो उसको नर्सेज किस तरह सपोर्ट करती हैं जिनको लैंग्वेज का एक बैरियर है? नर्सरीज में जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, जिसको मैं बता रहा था, EYFS, अर्ली ईयर्स फाउंडेशन स्टेज फ्रेमवर्क, उसकी एक रिक्वायरमेंट है जिसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल। नर्सरीज दे आर ऑब्लाइज्ड टू टीच चिल्ड्रन ऑन समथिंग व्हाट दे ऑलरेडी नो। अमूमन कहते ये है कि आप अपने बच्चे को जो लैंग्वेज ऑलरेडी आती है वो ही घर में कंटिन्यू करें। डोंट वरी अबाउट इंग्लिश, दे विल लर्न इंग्लिश। बाज़ औक़ात बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन उनके अपनी लैंग्वेज में, सो वी बिल्ट अपॉन देयर ओन एग्जिस्टिंग नॉलेज। उसमें होता ही है कि आपके पास बायलिंगुअल स्टाफ होता है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, प्लस हम एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रिटिश वैल्यूज़ का एक हिस्सा है जिसके अंदर है डाइवर्सिटी, जिसके अंदर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम एक्टिविटीज़, वो तमाम चीज़ें, टॉलरेंस है, वो तमाम एक्टिविटीज़, जिस तरह ईद है वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हम हेलोवीन भी सेलिब्रेट करेंगे, हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे। नॉट बिकॉज वी आर प्रीचिंग इट, वी आर डूइंग इट बिकॉज वी नीड टू बिल्ड diversity diversity and and acceptance. also Yeah. acceptance, exactly, as tolerance between the societies, वो इसी एज से स्टार्ट होंगी। 100% या। अच्छा, अब कोई बच्चे हैं जो नॉर्मली ब्रोकन घरों से आते हैं, किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, तो जो बच्चे, जो इस तरह के बच्चे होते हैं या जिनके बड़े बहन भाई होते हैं, तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज बच्चों में शुरू से आ जाते हैं। तो नर्सेज किस तरह हेल्प करती हैं, या जो नर्सिस स्टाफ होता है वो किस तरह किसी बच्चे को देख सकता है कि हाँ, दिस पर्सन, दिस किड इज गोइंग थ्रू सम डिफिकल्टीज? नर्सरी में नॉर्मली तो एक DSL होता है नर्सरी में, डेजिग्नेटेड सेफ गार्डिंग लीड। वो Okay. चाहे अगर फैमिलीज़ के अंदर कोई सेपरेशन है, अगर सिंगल पेरेंट्स हैं वो है या नहीं है, अगर दोनों पेरेंट्स साथ में हैं तो बाज़ का डोमेस्टिक वायलेंस है, Yeah. बाज़ औक़ात कोई भी सेफ गार्डिंग कंसर्न है, कोई बाप ने बच्चे को मारा, माँ ने बच्चे को मारा, या बच्चों के साथ कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है, या कोई और फिज़िकल अब्यूज़ है, किसी भी तरह के अब्यूज़ है, नर्सरीज में जो स्टाफ बच्चों के साथ काम करता है, दे आर ऑब्लाइज्ड, दिस अ रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन टू सेफ गार्ड चिल्ड्रन। तो अगर कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई होती है, फिर सेफ गार्डिंग ऑफिसर जो है वो ट्रेंड होता है, वो फिर लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। वो कॉल इट मैश, मल्टी एजेंसी सेफ गार्डिंग हब। तो इसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, सोशल सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती है, नर्सरीज भी इन्वॉल्व होती है, हेल्थ विजिटर भी इन्वॉल्व होता है, और अगर कोई और सिबलिंग्स हैं तो और किसी और स्कूल में जाते हैं तो वो स्कूल की टीम भी इन्वॉल्व होती है। आपने एक और बात की कि हमारे जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, वो एक, हम इमिग्रेशन को एक बहुत बड़ा हवा बनाते हैं जनरली अमूमन के जी, जिसे हम हमें इंटीग्रेट नहीं करते। हम इंटीग्रेट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो बेइंतहा कामयाबी हासिल करते हैं। और उनको ये याद रखना चाहिए दैट योर बैकग्राउंड मे डिफाइन योर रूट्स बट नॉट योर लिमिट्स। क्योंकि आपके लिमिट्स जो है ना, वो आपकी यहाँ पे लर्निंग, आपकी कितनी आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना इंटीग्रेट करते हैं, आपका क्या पैशन है, और आप अपनी ज़िंदगी से क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी के गोल्स अमूमन हमें पता ही नहीं होते।
हम लिखते ही नहीं। हमें लिखना चाहिए कि हमारे क्या गोल्स हैं, हमने कब अचीव करने हैं। बड़े कि लिमिटेड गोल्स हैं हमारे, मतलब लिमिटेड गोल्स भी हैं, और प्लस हम बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं जी ये चीज़ हो जाएगी तो फिर देखेंगे, या अभी मेरे और दूसरे पासपोर्ट का बड़े ना इंतज़ार है। सेल्फिश गोल है, मैंने नोट किया हमारी सोसाइटी के ना बड़े गोल बहुत सेल्फिश हैं। हम लोग कभी सेल्फलेस होकर नहीं सोचते कि यार कि मेरे से किसी और को क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरा गोल ये होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ सेटअप करूँ, ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ कि मेरी आगे कम्युनिटी या और लोगों का भी फ़ायदा हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ यूके चाइल्ड केयर सेक्टर में इम्प्रूव होनी चाहिए विद नंबर ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव? अच्छा, जो आप इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करें, एक तो स्टाफ की क्वालिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि हम्म, आपको सोसाइटी को अपनी जो अभी करंट ट्रेंड्स हैं या उसको फॉलो उसके करना, साथ उनको फॉलो करना ज़रूरी है, वो चाहे एआई के हवाले से ही या डिफरेंट जो भी या ट्रेंड्स हैं। सॉफ्ट इंट्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि बच्चा उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। बिल्कुल बहुत या ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सेफ गार्डिंग या इज़ ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी। कि जब तक बच्चे को, अगर कोई बच्चा किसी भी वजह से, कोई भी सर्कमस्टांसिस की वजह से, चाहे वो फैमिली के अपने बात करते, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे हालात मुख्तलिफ होते रहते हैं। लाइफ नो नेवर ऑलवेज रिमेन सेम। फाइनेंशियल हालात, कोई फैमिली में डिस्प्यूट्स किसी भी वजह से होते हैं, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ऑलवेज शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। और यही चीज़ अमूमन नर्सरी में होता भी है कि बच्चे को हर चीज़ के सेंटर में रखा जाता है। अच्छा, एक मिथ है, इसको आप मिथ कह लें या रियलिटी, आई डोंट नो, कि लोग कहते हैं कि नर्सरीज के अंदर जब बच्चे जाते हैं तो टीचर्स नॉर्मली उनसे पूछते हैं कि हाउ योर पेरेंट्स आर ट्रीटिंग यू, या दे वांट टू आस्क क्वेश्चन ताकि बच्चे कोई ऐसा जवाब देंगे ताकि सोशल सर्विसेज को इंक्लूड कर सकें। क्या सच है? आई कम्प्लीटली डिसएग्री। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसा होता है, बल्कि स्टाफ को ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बच्चों से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने। आपने ये नहीं पूछा कि बाबा ने तो नहीं किया या मम्मी ने तो नहीं किया। यू डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। यू आस्क देम एग्जैक्टली व्हाट हैपन, वेयर इट हैपन, हु वाज देयर, जो भी बच्चों के एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। जो बच्चा, क्योंकि बाज़ का डिस्क्लोजर्स होते हैं, या बच्चा आके बताता है आपको, खुद ही बताता है, क्योंकि स्टाफ की ये रिक्वायरमेंट है, उनको ये ड्यूटी है उनकी कि अगर बच्चे के अंदर कोई चेंज ऑफ बिहेवियर है, बच्चा हर रोज़ खुशी से आता था लेकिन सडनली वो आइसोलेट होना शुरू हो गया, वो बाकी बच्चों के साथ बातचीत नहीं करता, या बच्चे के कोई बॉडी मार्क्स ऐसे हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, तो स्टाफ की ये ड्यूटी है कि उनके बच्चों को पूछना है या पेरेंट्स को पूछना है कि क्यों हुआ। अगर कोई बर्न मार्क है तो उनको देखना है कि उसकी क्या वजह हो सकती है। वो उसको सेफगार्डिंग जो लीड है उसको रेफ़र करना ज़रूरी है, बट दे नीड टू मेक श्योर कि कोई भी लीडिंग क्वेश्चन ना पूछें और कोई भी ऐसे सवाल ना हो जो बच्चे को खुद ही पुटिंग वर्ड्स इन द चाइल्ड्स माउथ। नेवर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, अभी आपने कहा कि नर्सरीज के अंदर जो चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है, जैसे एआई की हम बात करें। अब इसके लिए स्क्रीन टाइम तो चाहिए होगा बच्चे को, अगर हम कोडिंग सिखाते हैं अर्ली एज के अंदर या कुछ भी चीज़ सिखाते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए स्क्रीन टाइम का नर्सरीज के अंदर क्या रेगुलेशन है? आई डोंट थिंक कि इसके लिए स्क्रीन टाइम चाहिए होगा। मैं फॉर एग्जांपल हमारी जो मेरी भी चाइल्ड केयर के हवाले से मैं बात करूं कि जनरली वी डोंट डू एनी स्क्रीन टाइम, बट वी यूज़ टेक्नोलॉजी, वी यूज़ अलेक्सा, अच्छा, वेयर चिल्ड्रन कैन मतलब जस्ट ठीक है, गिव द वॉइस वॉइस ठीक है। कमांड और उसके अंदर इस्तेमाल करें। इवन के जो चैट जीपीटी के जो वॉइस कमांड्स है, दिस इज समथिंग वेरी यूज़फुल। मैं अपने बच्चों को भी ऑलरेडी सिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं समझता था कि बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चों को टेक्नोलॉजी से तो इंट्रोड्यूस करना है। उसके अंदर किस तरह से प्रॉम्प्ट देनी है, इस टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है, किस तरह से हम अपने बेनिफिट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर आप उसको स्क्रीन पे बिठा के आप करवाएं, बट यू कैन यूज़ वॉइस कमांड। यस, लिमिटेड सुपरवाइज स्क्रीन एक्सेस इज़ ओके एज वेल। लेकिन इससे हट के मेरी जो अभी अगली सोच ये है कि मेरा इरादा, मैंने बल्कि नेक्स्ट मंथ आई एम ट्रैवलिंग टू चाइना स्पेशली टू एक्सप्लोर मोर अबाउट रोबोटिक्स, because there's something like you can have a robot in the nursery who can interact with children, who can communicate, and you can possibly integrate the framework within the settings so the robot can supervise staff, help them identify any weaknesses, and appreciate whatever we're doing better. So everything can be recorded, evidenced, and then help to make the provision better. So I'm working on it. Hopefully, we'll bring some kind of That revolution will there be as well. again the amazing idea, और it will be revolution in definitely इंशाल्लाह। Inshallah. अच्छा, लास्ट कोई आप ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं फॉर द टू द पेरेंट्स या टू एनीवन हु वांट टू स्टार्ट नर्सरी बिजनेस, और या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को नर्सरी भेजना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो नर्सरी का काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उनके लिए कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड बिजनेस, बट ओनली if you're passionate to do something better for the society, not because you want to get money or you think that this is very profitable. ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि अपने बच्चों को नर्सरी ज़रूर भेजें।
आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आप यूके के किसी भी शहर में हैं, लेकिन बच्चे जो कुछ नर्सरी में सीखते हैं, उसको सुपरवाइज़ करें, उनसे पूछें, सवाल करें, लेकिन बच्चों को नर्सरी ज़रूर भेजें क्योंकि जो चीज़ें काइंडनेस, मैनरिज़्म, सोशली इंटरैक्टिंग विद अदर चिल्ड्रन, बिल्डिंग टॉलरेंस, वो तमाम चीज़ें आप घर में बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ें अचीव करना। नर्सरीज़ क्योंकि रेगुलेटेड हैं, उनके एक फुली स्ट्रक्चर्ड रूटीन है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, डेली रूटीन है, उसके अंदर बच्चे को ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो करना, एम्बेड करना आसान हो जाता है। और याद रखें कि बच्चे का 90% जो ब्रेन है, वो पहले 5 साल में डेवलप हो चुका होता है। तो पहले 5 साल बहुत टाइम दें, ना सिर्फ नर्सरी में, खुद भी बहुत टाइम दें बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। 100% आई एग्री। थैंक यू सो मच जैन फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफ़ी अच्छा लगा होगा जान के कि चाइल्ड केयर के लिए चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बड़ा नॉर्मल समझते हैं, जिसके अंदर सोशल स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग है और इंटीग्रेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे को कामयाब होने के लिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अ पेरेंट्स नीड टू लुक आफ्टर और लुक फॉर। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक विद न्यू गेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।